हाय गाइस, माय नेम इज संचिता एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फैलेसी के बारे में। फैलेसी पेपर 1 के यूनिट 6 का एक पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग का, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, समझ नहीं आता कि कौन सा क्या टॉपिक है और कौन सा क्या टाइप ऑफ फैलेसी है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो बेसिकली स्टार्ट करने से पहले फैलेसी के बारे में थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्शन दूं मैं, तो फैलेसी को बहुत ही साफ अर्थ में अगर हम बताएं तो फैलेसी मतलब होता है एक लॉजिकल डिफेक्ट। मतलब आपने जो अपनी आर्गुमेंट रखी है, आपने अपनी जो बात रखी है, उसमें लॉजिकल कोई गलती हो जाए तो उसे हम फैलेसी कहते हैं। अगर फैलेसी को हम दो भागों में डिवाइड करें तो वो होता है एक फॉर्मल और एक होता है हमारा इनफॉर्मल फैलेसी। ऑलराइट, फॉर्मल फैलेसी क्या होती है? फॉर्मल फैलेसी इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्ग्यूमेंट। अब स्ट्रक्चर कैसे पता चले? मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि कोई भी एक आर्ग्यूमेंट जो होती है ना, वो बेसिकली हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला 2 होता है प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2, और तीसरा होता है हमारा कंक्लूजन। तो अगर कोई वैलिड आर्ग्यूमेंट कब होता है? जब दोनों ही, ये जो हमारा कंक्लूजन है ना, ये दोनों ही प्रीमाइस को फॉलो करे। और अगर फॉलो ना करे तो वो थोड़ी गलती हो गई, वो इनवैलिड हो गया, तो तभी होती है एक फैलेसी कमिट होती है। ठीक है, तो ये बेसिक एक आइडिया है फॉर्मल फैलेसी का। फॉर्मल फैलेसी का क्या मतलब होगा कि अगर हमारा कंक्लूजन जो है, जो आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर है, वो ही अगर हमें कंक्लूजन हमारा फॉलो ना करे प्रीमाइसेस को, तो वो हो जाती है हमारी एक स्ट्रक्चर फैलेसी या फिर फॉर्मल फैलेसी। तो अगर बात करें इनफॉर्मल फैलेसी की, इनफॉर्मल फैलेसी क्या होती है? ये दिस इज लिंक टू द कंटेंट। ठीक है, मतलब जो आर्ग्यूमेंट के शब्द है, आर्ग्यूमेंट के जो सेंटेंस है, वही गलत है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इनफॉर्मल फैलेसी या फिर कोई एक आर्ग्यूमेंट में ऐसे 2 वर्ड्स हैं जो कंफ्यूजिंग है, जिनके एक ही वर्ड के 2 मीनिंग है, तो वो तब हो जाएगा हमारा इनफॉर्मल फैलेसी। ठीक है, उसमें स्ट्रक्चर हम नहीं देखेंगे, उसका जो शब्द है ना, उसके जो सेंटेंस है, वही गलत है हमारा। तो ये एक बेसिक आइडिया हो गए फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसी का। नेक्स्ट बात करते हैं लॉजिकल फैलेसी में। बेसिकली 3 फंडामेंटल अपील्स होती है। आप जितने भी टाइप्स ऑफ फैलेसीज पढ़ो, ये 3 अपील्स उसमें प्रमुख होते हैं, उसमें एकदम प्रोमिनेंट होते हैं, और सारी ही फैलेसी इसी पे डिपेंडेंट होती है। तो क्या है वो 3 अपील? वो 3 अपील है ईथोस, लोगोस एंड पैथोस। क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं फंडामेंटल अपील। ऑलराइट, इसके क्या मतलब है? ईथोस बेसिकली मतलब होता है एथिक्स, या फिर आप इसको अथॉरिटी बोल सकते हो, या फिर क्रेडिबिलिटी भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर इजी शब्दों में कहे तो इथोस का मतलब होता है एथिक्स, अथॉरिटी या क्रेडिबिलिटी। यानी कि आपको जो आर्गुमेंट दी गई है, वो जिसके द्वारा दी गई है, वो कोई अथॉरिटेटिव फिगर है। मतलब वो आप उस पर विश्वास कर सकते हो, कोई ऐसा फिगर है, कोई ऐसा अथॉरिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मोदी जी ने कहा है लास्ट ईयर में 2020 में कि अगर हम लॉकडाउन मेंटेन करें या फिर हम मास्क पहने रहे, तो जो कोरोना वायरस का आतंक है वो उसको थोड़ा सा लिमिट कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसे ही बोलता है तो आप उसको इतना ज्यादा सीरियस लेते क्या? नहीं लेते, क्योंकि एक वो डॉक्टर अप्रूव्ड है या फिर एक अथॉरिटी फिगर से आ रहा है, इसलिए हम उसको बिलीव करें, उसको हम मान रहे हैं। तो ये बेसिकली इथोस हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोगोस में। लोगोस का मतलब होता है सिंपल शब्दों में लॉजिक। ऐसा एक आर्गुमेंट जिसमें लॉजिक है या फिर लॉजिक की गलती है बेसिकली, तो वो हो गया हमारा लोगोस। ठीक है, अपील टू लोगोस। नेक्स्ट है हमारा पैथोस। पैथोस का मतलब होता है इमोशन। जिस आर्ग्यूमेंट में इमोशंस की बात की गई है, कोई अगर ऐसा कोई फैलेसी कमिट की गई है जिसमें थोड़ा इमोशनल टच है, या फिर वो इमोशंस की बात करता है, उस फॉर्म में है, तो वो हो जाएगा हमारा पैथोस। ठीक है, काफी सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था ये। तो चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ फैलेसी में। सबसे पहले हम जानते हैं एड पॉपुलम के बारे में। एड पॉपुलम का बेसिक मीनिंग है जनरल थिंकिंग। ठीक है,
और इसको और एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है बैंड वैगन, ठीक है, BANDWAGON, ऑलराइट, बैंड वैगन के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्या मतलब है? एक जनरल थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें कि सब कर रहे हैं इसलिए मुझे भी करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब आपको ड्राइवर लाइसेंस मिलता है तो आपको रटाया जाता है कि हेलमेट पहनना है या फिर स्पीड लिमिट मेंटेन करना है, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है। पर जब आप रास्ते पे जाओ तो देखो सब मैक्सिमम लोग ही हेलमेट नहीं पहने हैं या फिर सिग्नल तोड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि शायद सब कर रहे हैं तो सही ही होगा, इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये कौन सी फैलेसी होगी? एड पॉपुलम होगी, ठीक है। एक और इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि क्लास 10th के बाद जब आपको स्ट्रीम चूज करना पड़ता है तो आपके जो पेरेंट होते हैं वो बोलते हैं कि तुम साइंस ले लो। क्यों? क्योंकि सारे ही स्टूडेंट्स, सारे ही जो फ्रेंड्स हैं तुम्हारे वो सब साइंस ले रहे, तो तुमको भी साइंस लेना है। सब कर रहे हैं इसको इसलिए मुझे भी यही करना है। ये जो भेड़ चाल वाली थिंकिंग है ना, यही होती है हमारी एड पॉपुलम या फिर बैंड वैगन फैलेसी। ऑलराइट, आई होप कि आपको क्लियर होगा ये चीज। नेक्स्ट फैलेसी है इक्विवोकेशन। इक्विवोकेशन का क्या मतलब होता है? ये होता है एक कंफ्यूजन काइंड ऑफ क्रिएट करना। जो आर्गुमेंट हम दे रहे हैं उसमें थोड़े कंफ्यूजिंग वर्ड्स है। कंफ्यूजिंग इन द सेंस कि एक ही वर्ड के अगर दो मीनिंग निकल जाए। फॉर एग्जाम्पल से आप बहुत ही अच्छा समझोगे। एक ऐसा है कि ऑल डॉग्स बार्क, ऑल ट्रीज हैव bark, therefore all dogs are trees। क्या ये सही आर्ग्यूमेंट? बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि जो ये बार्क और ये बार्क मतलब डॉग का बार्क और ट्री का बार्क है, दोनों का जो मतलब है वो अलग है। डॉग का बार्क मतलब उसकी जो आवाज है वो बार्क होता है, और ट्री का बार्क मतलब होता है उसका पार्ट, राइट। तो ये एक फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन हो गया, मतलब एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। नेक्स्ट फैलेसी है हमारा हेस्टी जनरलाइजेशन। हेस्टी जनरलाइजेशन का साफ मतलब है जंपिंग इनटू कंक्लूजन, मतलब बिना सोचे समझे आपने किसी भी बात का निष्कर्ष निकाल लिया, ठीक है। इसका बहुत एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। एग्जांपल है, एक थीफ, आप रास्ते से जा रहे हो और आपने फील किया कि किसी ने आपकी चेन खींच ली, ठीक है, या फिर आपका पर्स खींच लिया। तो आप पीछे मुड़ के देख रहे हो तो दो आदमी यहाँ पे खड़े हैं। एक आदमी काफी वेल ड्रेस्ड है और सूटेड बूटेड है, और दूसरा जो आदमी है उसने इतने अच्छे कपड़े नहीं पहने, थोड़े फटे कपड़े पहने। तो आपके दिमाग में चुटकी से ये क्या ख्याल आ गया कि जिसने आई थिंक इतने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं, फटे पुराने कपड़े पहने हैं, वही शायद चोर होगा। तो आपने उसको एक थप्पड़ जड़ दिया, ठीक है, या फिर आपने बोल दिया कि इसी ने मेरी चैन ले ली। ओके, तो ये क्या हो गया? आपकी हेस्टी जनरलाइजेशन हो गया, मतलब विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी प्रूफ आपने उसको एक चोर करार कर दिया, मतलब हेस्टी जनरलाइजेशन कर दी। आपने कुछ सोचा नहीं, आपने कुछ उसके बारे में कोई एविडेंस नहीं ली या फिर कोई प्रूफ नहीं लिया, बट आपने उसका आप क्या कर दिया? आप कंक्लूजन में सीधे आ गए, ठीक है। तो ये हो गया अब हमारा हेस्टी जनरलाइजेशन। आई होप कि ये क्लियर भी होगा। नेक्स्ट है हमारा एड इग्नोरेंटियम। इसका क्या मतलब है? इसका साफ मतलब है नो प्रूफ, यानी कि अगर आप किसी एक बात को, किसी एक चीज को अगर सही प्रूफ नहीं कर पाए तो वो आपका गलत होगा, और अगर आप उसको गलत नहीं प्रूफ कर पाए तो वो सही होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोर्ट रूम में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप कोर्ट रूम का एग्जाम्पल ले सकते हो समझने के लिए। इसमें क्या होता है कि जो मुजरिम होता है, जो अक्यूज होता है, उसको या तो अगर उसको क्रिमिनल, उसका क्राइम अगर प्रूफ नहीं कर पाए तो वो छूट जाता है, वो सही प्रूफ हो जाता है, ठीक है। बट सही में थोड़ी ऐसा होता है कि वो सही में इनोसेंट है, नहीं भी हो सकता है ना। तो काइंड ऑफ फैलेसी ही हो गई, एड इग्नोरेंटियम फैलेसी ही हो गई। या फिर जो एथिस्ट होते हैं वो बोलते हैं क्या कि गॉड का एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी ने प्रूफ नहीं कर पाया, किसी ने गॉड का एग्जिस्टेंस प्रूफ नहीं कर पाया, इसलिए गॉड नहीं है, इसलिए मैं नहीं मानूंगा कि गॉड है, ठीक है। तो ये भी एक काइंड ऑफ एड इग्नोरेंटियम हो गया। या फिर आप ये भी सोच सकते हो, ये भी एग्जांपल ले सकते हो कि एक फ्लैट अर्थ का कॉन्सेप्ट, ठीक है।
लास्ट जो एंशियंट टाइम्स में लोग क्या समझते थे कि जो अर्थ है ना वो राउंड नहीं है, वो फ्लैट है। क्यों? क्योंकि अगर राउंड होता तो शायद दुनिया ऐसे घूमती नहीं, ऐसे होती ही नहीं। ठीक है, राउंड कैसे हो सकते हैं, हम तो सब सीधा सीधा देख रहे हैं। तो ये फ्लैट अर्थ है, बट हमें पता है कि ये गलत है, बाद में प्रूफ कर दिया गया। तो यही है, अगर आप किसी चीज को सही नहीं प्रूफ कर पाए तो वो गलत होगा, और अगर किसी को गलत नहीं प्रूफ कर पाए तो वो सही होगा। यही है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एड इग्नोरेंटियम। और नेक्स्ट जो है वो है एड वेरिकंडियम। ध्यान रखिएगा स्पेलिंग जो है VERECUNDIAM। ठीक है, एड वेरिकंडियम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मिसयूज ऑफ पावर। आप सिंपल शब्दों में इसको बोल सकते हो, या फिर और एक बोलते हैं इसको अपील टू अथॉरिटी भी बोलते हैं। अपील टू अथॉरिटी मतलब कोई एक अथॉरिटी फिगर आपको अगर कोई बात बोले तो आपको लगता है कि ये सही बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, जैसे हम आजकल बहुत ज्यादा एड्स देखते हैं जो टीवी एड्स होते हैं, उसमें अजय देवगन बोलते हैं कि आप विमल खाओ या फिर आप पान मसाला खाओ, रजनीगंधा खाओ, तो आपको सक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए आप अजय देवगन को ही ले लो। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि आप अगर पान मसाला खाओ तो आपको सक्सेस मिल जाएगा। तो इसका कोई मतलब थोड़ी है, इसका कोई लॉजिक थोड़ी है, ये नहीं है। या फिर यामी गौतम जो बोलती है, वो क्या बोलती है कि आप फेयर एंड लवली लगाओ तो आप मेरी तरह गोरी बन जाओगी। तो ये क्या है? काइंड ऑफ अपील टू अथॉरिटी है, या फिर मिसयूज ऑफ पावर है कि कोई एक पॉपुलर फेस या फिर कोई अथॉरिटी फिगर आपको अगर बोले तो आपको लगे कि हाँ सही है, अगर अजय देवगन बोल रहे हैं तो कुछ सही बोल रहे होंगे, या फिर यामी गौतम इतनी सुंदर लगती है, अगर गोरी लगती है तो सही होगा, ये सच में फेयर एंड लवली का ही कमाल हो सकता है। तो ये बेसिकली हो गया एड वेरिकंडियम। ठीक है, यानी कि अपील टू अथॉरिटी या फिर मिसयूज ऑफ पावर। काफी सिंपल है। नेक्स्ट जो हमारा फैलेसी है, ये काफी ही एक फेमस या फिर काफी कॉमन एक फैलेसी है, और काफी लोगों ने, हम सब काफी लोगों ने शायद ये कमेंट भी किया होगा। इसका साफ साफ मतलब है नो रिटर्न। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, आपका कोई कोर्स हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने वही क्लास 10 के बाद शायद आपने साइंस ले ली, या फिर साइंस ले तो ली, क्लास 10 के बाद साइंस ले तो ली, बट उसके बाद आपको कुछ पढ़ाई में समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, या फिर क्लास 12th के बाद आपने कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन कर लिया या फिर MBA ज्वाइन कर लिया जिसमें आपको समझ तो नहीं आ रहा, पर आपको ये लग रहा है कि यार काफी पैसे बर्बाद हो चुके हैं, काफी पैसे इसमें लग चुके हैं, तो कंटिन्यू कर ही लेते हैं, काफी टाइम लग गया है, काफी पैसा लग गया है, तो इस पे कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई नो रिटर्न, कोई पैसा वापस तो नहीं आएगा, ना मेरा टाइम वापस आएगा। तो ये आपका हो गया संक कॉस्ट की फैलेसी। ऑलराइट, नेक्स्ट आ गया आपका एड मिसरिकॉर्डियम। इसका और एक मतलब होता है आई थिंक अपील टू पिटी, ऐसा कुछ बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि आप अपना एक आपके ऊपर दया भाव पैदा करना। फॉर एग्जाम्पल, जो आजकल के जो रियलिटी टीवी शोज होते हैं ना, सोच लीजिए इंडियन आइडल, उसमें कुछ ऐसे सिंगर्स होते हैं जो काफी टैलेंटेड होते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे सिंगर्स होते हैं जिनकी बैक स्टोरी काफी इमोशनल होती है। ठीक है, तो किसमें ज्यादा TRP मिलती है? जिसकी बैक स्टोरी ज्यादा इमोशनल होती है ना, जिसपे ज्यादा दया भाव आती है, वो ज्यादा TRP गेन करता है। ठीक है, टैलेंट से भी ज्यादा। तो उसमें क्या होता है कि ऐसा होता है कि ये काफी गरीब एक परिवार से आया है, या फिर इसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसमें जो ऑडियंस की जो सहानुभूति है ना, वो ज्यादा मिलती है। तो ये काइंड ऑफ एक मिजरी या फिर पिटी की भावना पैदा करती है। तो ये काइंड ऑफ एक एड मिसरिकॉर्डियम का एक फैलेसी हो जाता है। ऑलराइट, आज का लास्ट जो फैलेसी है वो है स्ट्रॉमैन फैलेसी। काफी इंपॉर्टेंट है और काफी एक कॉमन फैलेसी भी है, जिसका साफ साफ मतलब होता है पोजीशन अटैक। ठीक है, स्ट्रॉमैन का जो एक्चुअल मतलब है ना, वो क्या होता है कि जो हम खेतों में देखते हैं ना, स्केयर क्रो होती है, वो क्या होता है कि एक ऐसा क्रोज को या फिर जो पक्षियों को एक झांसा देने के लिए, डराने के लिए एक
आदमी का पुतला वहां पे खड़ा कर दिया जाता है जो एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहा है, एक्चुअल में कुछ नहीं है, बट वो एक डराने के लिए, अटैकिंग वे में उसको डराने के लिए खड़ा कर दिया जाता है। तो इसका फैलेसी का क्या मतलब होता है? कोई एक ऐसा तर्क देना जो कि अनरीजनेबल हो, ठीक है, अनरीजनेबल हो, ना तो जस्टिफाइड हो और अटैकिंग भी हो काइंड ऑफ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए बंदा बी से बोल रहा है, ए बोल रहा है कि मुझे ट्रम्प के कुछ काम पसंद है, ठीक है, मुझे ट्रम्प के कुछ काम पसंद है। बी बोलता है ओ इसका मतलब तुम रेसिस्ट हो। बी बंदा क्या बोलता है, इसको अगर काउंटर करने के लिए कोई तर्क नहीं मिला तो इसने एक ऐसी बात उठा ली कि जो ए शायद मीन भी नहीं करता है उस चीज को, बट उसने अटैक करने के लिए उसको ऐसा बात बोल दिया कि इसके पास कोई जवाब नहीं रह गया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं था कि ये ट्रम्प को इसलिए पसंद करता है कि क्योंकि ट्रम्प रेसिस्ट है या कुछ भी है, इसने बस इसलिए बोला था कि उसके कुछ काम इसको पसंद है। पर इसने इसको क्या तर्क दिया, इसने इसको कैसे अटैक किया कि मतलब तुमको रेसिस्ट लोग पसंद है, क्योंकि तुम रेसिस्ट हो इसलिए तुमको ट्रम्प पसंद है। तो ये हो गया इसका मतलब, यानी कि ये कोई जस्टिफाइड नहीं है, ये इसके आर्ग्यूमेंट को ना ही जस्टिफाइड कर रहा है या फिर ना ही उसको कुछ भी मतलब इसका कुछ निकल रहा है, बट बिकॉज इसके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है इस बात का, इसलिए इसने एक स्ट्रॉमैन बना लिया, एक स्ट्रॉमैन खड़ा कर दिया है और उसको इसके आर्ग्यूमेंट में ले आया है। ऑलराइट, तो ये कौन सी फैलेसी हो गई? ये होगी हमारी स्ट्रॉमैन फैलेसी। सो गाइस, अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, आई थिंक ये दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है, देख लेते हैं कितना समझ आया आप लोग का, अभी भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका है, एक सेकेंड, क्वेश्चन आपका है, मिस्टर एक्स lives in a slum and is unemployed. Therefore, Mr. X deserves to be a मिनिस्टर। ऑप्शंस क्या है, आपको क्या जानना है कि आपको क्या बताना है कि कौन से टाइप्स ऑफ फैलेसी इसमें कमिट की गई है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, fallacy of division, fallacy of ad misericordium या फिर fallacy of एक्सीडेंट। क्या लगता है आपको कौन सा सही होगा? अगर आप इसके क्वेश्चंस को पढ़ो, अगर आप इसका जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ो, तो पहले स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, मिस्टर एक्स लिव्स इन अ स्लम एंड इज अनएम्प्लॉयड, देयरफॉर मिस्टर एक्स डिजर्व्स टू बी अ मिनिस्टर। क्या इसका कुछ भी मतलब बन रहा है? कुछ भी मतलब बन रहा है? बिल्कुल भी मतलब बन नहीं रहा है। इसका मतलब कुछ फैलेसी तो कमिट हो रही है। अब कौन सी फैलेसी हो रही है? और अगर आप पहली लाइन को देखो तो इसमें क्या कहा है कि स्लम में रहता है, अनएम्प्लॉयड है, मतलब काफी गरीब है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ एक मिजरी ड्रॉ करना है, काइंड ऑफ एक अपील टू पिटी ड्रॉ करने की बात कही गई है, इसलिए इसका सही आंसर होगा एड मिजरिकॉर्डियम। ओके, सो यही था आज का टाइप्स ऑफ फैलेसीज। और भी आई थिंक 6-7 फैलेसीज और बाकी रह गई है, वो पार्ट 2 में आएगा। काफी लंबी वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। आई होप कि आज का जितने भी टाइप्स ऑफ फैलेसी मैंने बताया या फैलेसी के बारे में जो भी बताया आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल जो है उस पर भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।